नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 18 जुलाई। तो 18 जुलाई के करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो स्पोर्ट्स अड्डा ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं ब्रैडली को। तो ब्रैडली के लिए स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स अड्डा के अब ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रैडली। और ये ब्रैडली कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। बात करेंगे स्पोर्ट्स अड्डा, तो ये क्या है? तो ये जो स्पोर्ट्स अड्डा है, ये भारतीय एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गया, तथा इसके साथ साथ जो कबड्डी से संबंधित सारी जानकारी तथा उससे संबंधित सारे डेटा को प्रोवाइड कराता है। तो ये एक भारतीय सूचना प्लेटफॉर्म है। बात करें कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडरों की, तो कुछ समय पहले ही लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे गायक सुखबीर सिंह। लग्जरी राइड ये क्या है? तो ये लग्जरी जो कारें होती हैं उनका सेकेंड हैंड शोरूम है। बैक्टिस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सैफ अली खान और इनकी पत्नी करीना कपूर खान। और कुछ समय पहले JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सौरभ गांगुली और इनके साथ साथ सुनील छेत्री। JSW स्टील की बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत। क्रिक किंगडम जो कि एक दुबई की एक क्रिकेट संस्था है, मतलब कि एक अकेडमी है, और इसके साथ साथ IIFL मतलब कि इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रोहित शर्मा। उसके बाद बात करें तो पोकर स्टार, तो पोकर स्टार ये एक ऑनलाइन ताश के पत्तों वाला गेम है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे कुछ समय पहले महेंद्र सिंह धोनी जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। उसके बाद गार्गो इंटरनेशनल, ये दिल्ली की एक लुब्रिकेंट कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे सोनू सूद। उससे पहले एल्सा कॉर्प ये इंग्लिश सिखाने वाला एक ऐप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अजिंक्य रहाणे। और एडिडास कंपनी की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी भारत में, वो बनी थी मानसी छिल्लर। और टाटा पावर, तो कुछ समय पहले ही टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे शार्दुल ठाकुर। और टाटा पावर के लिए इस वर्ष नवाचार की श्रेणी में एडिशन पुरस्कार भी दिया गया है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए वीज़ा ने किसके साथ समझौता किया है। तो वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए जो समझौता किया है वो किया है फेडरल बैंक के साथ। बात करें ये वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम की, तो ये क्या है? तो ये लेटेस्ट ये जो प्रोग्राम है वीज़ा सिक्योर, तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कस्टमर बहुत ही क्विकली और विदाउट स्वीपिंग के साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो यही है वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम, जिसके लिए वीज़ा ने जो समझौता किया है लॉन्च करने के लिए वो किया है फेडरल बैंक के साथ। बात करें अगर फेडरल बैंक की, तो इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में पड़ता है और MD तथा CEO हैं, इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। और टैगलाइन है फेडरल बैंक की, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया। तो ये किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? तो ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य की जो पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, इनका नाम था नीला सत्यनारायण। अब इनका निधन हो चुका है, कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद इनका निधन हो गया है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश है कौन है? तो ये हैं दीपांकर दत्त। बात करते हैं कुछ और निधनों की, तो एक निधन और भी हुआ है, इनका नाम है ज्योत्सना भट्ट। ये कौन है? तो ये बहुत ही फेमस नृत्यिका आर्टिस्ट थी, अब इनका निधन भी हो चुका है। इसके साथ साथ जो हॉकिंस जो कुकर आते हैं, तो हॉकिंस के चेयरमैन थे, मतलब कि हॉकिंस कंपनी के चेयरमैन थे ब्रह्म वासुदेव, इनका भी निधन हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने पत्रकारों को चुना गया है। तो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए 4 लोगों के लिए चुना गया है। और ये 4 लोग कौन है? तो मैंने यहाँ पे नाम भी नोट कर रखे हैं, उनके देश का नाम भी नोट कर रखा है। तो एक है शाहिदुल आलम, ये बांग्लादेश के पत्रकार हैं। दूसरे हैं मोहम्मद माजिद, ये ईरान के हैं। तीसरे हैं दापो ओलू नयोमी, ये कहाँ के हैं? तो ये नाइजीरिया है यहाँ। तो दापो ओलू नयोमी ये नाइजीरिया के हैं। और श्वेतलाना प्राकोप एवा ये कहाँ के हैं? तो ये रूस की महिला हैं। तो इन 4 लोगों के लिए 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए चुना गया है। बात करें तो ये मिलेगा कब? तो ये इसी वर्ष ही दिया जाएगा, नवंबर 2020 में दिया जाएगा। बात करें इस पुरस्कार की, तो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के द्वारा ये सम्मान उन साहसी पत्रकारों के लिए दिया जाता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना ही प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने के लिए साहस दिखाते हैं।
बात करेंगे यहाँ से प्रेस से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी कुछ समय पहले ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत किस स्थान पर था, तो भारत था 142वें नंबर पे, और पहले स्थान पे कौन था, तो ये नॉर्वे था पहले स्थान पर। वहीं बात करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले मई के माह में हम लोगों ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया है, और ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 3 मई के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में सूरीनाम देश में कौन भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं। तो सूरीनाम देश के जो राष्ट्रपति बने हैं वो भारतीय मूल के हैं, तो इनका नाम है चान संतोकी। तो चान संतोकी जो कि भारतीय मूल के हैं, अब ये सूरीनाम देश के कौन बन गए हैं, तो ये राष्ट्रपति बन गए हैं। बात करें अगर सूरीनाम देश की, तो सूरीनाम इसकी राजधानी है परामरीवो, मुद्रा है यहाँ की सूरीनामी डॉलर। वहीं बात करें तो एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और भी इसमें में ऐड किया है कि जो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि जनवरी में नियुक्त किए गए थे, इनका नाम था एलिस फाक, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। और ये इस्तीफा क्यों दिया है, तो भ्रष्टाचार आरोप में संलिप्त होने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री, इनका नाम है एलिस फाक। बात करें ट्यूनीशिया की, तो इसकी राजधानी है ट्यूनिस में, और मुद्रा है यहाँ की ट्यूनिस दीनार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की है। तो ये पोबा रिजर्व जो फॉरेस्ट है, इसके लिए वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की है असम राज्य के मुख्यमंत्री, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। मतलब कि असम राज्य की सरकार के द्वारा राज्य के ये धेमाजी जिले में स्थित है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, और इसी के लिए अब वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की है असम राज्य की सरकार के द्वारा। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और असम का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। और ये जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, इसके लिए आरक्षित फॉरेस्ट का जो दर्जा दिया गया था वो 1924 को दिया गया था। तो अब ये वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अपग्रेड हो जाएगा, ऐसी घोषणा की है असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। बात करें कुछ समय पहले ही जो असम का ही है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की घोषणा की थी असम राज्य की सरकार के द्वारा। और भारत का जो एकमात्र गोल्डन कलर का एक बाघ था, जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही देखा गया है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही असम राज्य की सरकार ने एक MSME अध्यादेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी उद्यमी असम राज्य में अगर कोई भी उद्योग लगाना चाहता है तो उसके लिए 3 साल तक किसी प्रकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। वहीं बात करेंगे तो स्कूलों में मुफ्त प्रवेश तथा पाठ्यक्रम हेतु एक योजना भी लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था प्रज्ञान भारती योजना। उससे पहले अगर बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम एक फंगल पाउडर का निर्माण किया था असम के बोडोलैंड विश्वविद्यालय ने। और जो IIT गुवाहाटी है, जो कि असम में ही पड़ता है, तो इस IIT गुवाहाटी के द्वारा अल्जाइमर रोग से जो मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए एक विशेष तरीका भी खोजा गया है। उससे पहले अगर बात करें तो धनवंतरी योजना की भी शुरुआत असम राज्य में ही की गई है, और असम राज्य में स्थित है गुवाहाटी के क्षेत्र में स्थित है कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है, लेकिन कोविड-19 के कारण इस अम्बुबाची मेला के लिए इस बार स्थगित कर दिया गया है। प्रज्ञा नामक कार्यक्रम की शुरुआत भी कहाँ की गई है, तो ये असम राज्य में ही की गई है, जो कि रेडियो के माध्यम से स्कूली शिक्षा देने से संबंधित है। वहीं बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही भ्रमण सारथी योजना भी लॉन्च की गई थी असम राज्य में ही। असम राज्य के जो गुवाहाटी का क्षेत्र है, तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन तथा फीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस में यात्रा कराने के लिए भ्रमण सारथी योजना भी लॉन्च की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है। तो ये विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। पहली बात तो इसका नाम पता होना चाहिए, तो क्या नाम है, तो इस किट का नाम है कोरोश्योर। तो इसके लिए विकसित किसने किया है, तो ये IIT दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है, और इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस जो किट की कीमत रखी गई है, वो एक किट की कीमत 650 रुपये रखी गई है। अब ये विकसित किया IIT दिल्ली ने। तो बात करते हैं IIT दिल्ली की, तो एक प्रकृति नामक डैशबोर्ड लॉन्च किया था IIT दिल्ली ने, और धुलकर पुनः यूज किए जाने वाले मास्क जिनका नाम दिया था एनसेफ, उनको भी विकसित किया था IIT दिल्ली ने। और अभी कुछ समय पहले ही कोपाल 19 नामक ऐप भी विकसित किया है किसने, तो IIT दिल्ली ने ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में
हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और इसका मेन पर्पज़ क्या है? तो जो भी लापता या फिर गुमशुदा बच्चे हैं तो उनका पता लगाया जाएगा। इसके साथ साथ लापता बच्चों का पता लगाने के लिए तथा बाल श्रम लेबर जो होती है तथा बाल बधुआ जो मजदूरी कराई जाती है तो उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अब यहाँ पे जो इसका मेन पर्पज़ तो गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ही ये शुरू किया गया है ऑपरेशन मुस्कान। बात करें तो कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 2018 में सबसे ज़्यादा जो लापता जो बच्चे हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ दर्ज की गई थी? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज की गई थी। वहीं बात करें 2018 में सर्वाधिक लापता महिलाओं की संख्या दर्ज की गई थी कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में। तो गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए अब ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो राजधानी हैदराबाद अमरावती में है। जो हैदराबाद अभी राजधानी है लेकिन प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। भाई मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। और आंध्र प्रदेश के ही सरकार ने अभी एक घोषणा और भी की है कि जो व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होकर जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तो जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तो उन व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की भी घोषणा की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो अभी ई-क्रॉप नामक पहल भी शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है गुंटूर। तो रेल के माध्यम से आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला से बांग्लादेश के लिए पहली बार सूखी मिर्च का परिवहन भी किया गया है। वहीं बात करें तो 8 जुलाई के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के ही द्वारा किसान दिवस भी मनाया गया है। और आंध्र प्रदेश के अभी नए मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था P रमेश कुमार। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही YSR कापू नेस्तम योजना ये आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च की गई थी। जगन्नाथ चेदोड़ी योजना ये भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च की गई थी। और डीप समरसेज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है विशाखापट्टनम, वहाँ पर ही किया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो भारतीय नौसेना मतलब कि इंडियन नेवी के द्वारा जो भारतीय नौसेना का एक जहाज़ है जिसका नाम है INS कलिंग। तो INS कलिंग पर ही अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना भी की गई है। तो ये कहाँ की गई है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में ही की गई है। उससे पहले अगर बात करें तो कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था किसने? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने ही लॉन्च किया है। नवरत्नालु पैदलांद्र की योजना भी ये आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी ये आंध्र प्रदेश में ही स्थापित की गई है। पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर राज्य रहा है। वहीं बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं तो उनके लिए शून्य ब्याज ऋण योजना की दोबारा से भी शुरुआत की है। वहीं बात करेंगे तो फलों के उत्पादन में पहला राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश ही है। और वहीं बात करें सब्जियों के उत्पादन में कौन है? तो वो है वेस्ट बंगाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित बल्लारपदम टर्मिनल पर भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब ये विकसित किया जा रहा है केरल राज्य में। क्यों और ये किस टर्मिनल पर स्थापित किया जा रहा है? तो बल्लारपदम टर्मिनल पर। बात करें ये जो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है तो इसका कार्य क्या रहेगा? तो बंदरगाहों पर छोटे छोटे टर्मिनल होते हैं तो उन्हीं छोटे टर्मिनलों में एक ये है बल्लारपदम। अब इस पर पहला ट्रांसशिपमेंट हब विकसित किया जा रहा है। अब ये जब हब विकसित हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो टर्मिनल है तो इस पर जो कंटेनर आते हैं मतलब कि उन कंटेनरों के लिए इस टर्मिनल पर कुछ समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है और वो कंटेनर बाद में किसी अदर शिप में अदर शिप के माध्यम से दूसरी जगह भेजे जाएंगे। मतलब कि यही है कि बीच में जो रुकने का जो स्थान होगा उन कंटेनरों का, तो वहीं पे ये पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा रहा है केरल राज्य में। बात करते हैं केरल की, तो राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री हैं P विजयन, वहीं राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जस्टिस हैं केरल हाईकोर्ट के, इनका नाम है S मणिकुमार। और प्रवासी श्रमिकों के लिए अभी ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है। और केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी, इनका नाम था KK शैलजा, जिनके लिए अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्र हैं तो उनके लिए लैपटॉप योजना भी लॉन्च की है केरल राज्य की सरकार ने। उसके बाद केरल राज्य का जो हाईकोर्ट है उसमें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे जिनका नाम था अनंत मोहन बदर, और ये S मणिकुमार हैं। तो ये कौन है? तो ये हैं मुख्य न्यायाधीश। जैसे अन्य न्यायाधीश होते हैं ना हाईकोर्ट में, तो वही अन्य न्यायाधीश में थे जस्टिस अनंत मोहन मनोहर बदर, उनके लिए नियुक्त किया गया है। और वहीं बात करें तो BIN19 मतलब कि बिन 19 और UB
यूबी सपोर्ट नामक डिवाइस भी लॉन्च की गई थी केरल राज्य की सरकार के द्वारा। वहीं बात करेंगे तो खाद्य वन परियोजना की शुरुआत भी कहाँ की गई है, तो ये केरल में ही की गई है। और वहीं उससे पहले बात करें तो केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है आर श्रीरेखा। और इन्हीं के साथ में ही केरल के मुख्य सचिव बनाए गए थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था विश्वास मेहता। और उससे पहले ब्रेक द चेन कार्टून अभियान लॉन्च किया था केरल राज्य की सरकार ने। और आयु रक्षा क्लिनिक की शुरुआत भी केरल राज्य में ही की गई थी। और प्लाज्मा थेरेपी से सर्वप्रथम इलाज ये केरल राज्य में ही किया जा रहा था, मतलब कि प्लाज्मा थेरेपी अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो केरल था। अगर हॉस्पिटल की बात आए, सरकारी हॉस्पिटल, तो वो कहाँ का था, तो वो था उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद तिरंगा नामक पहल की शुरुआत भी केरल ने ही की थी। और कोविड-19 के ही चलते केरल का जो वार्षिक एक महोत्सव होता है जिसका नाम है त्रिशूल पूरम महोत्सव, तो उसका आयोजन भी अभी स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के चलते। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य भी केरल ही बना है। दरवाजा वितरण योजना शुरू की गई थी केरल में। कोविड करीपुकल अभियान की भी शुरुआत केरल में ही की गई है। चैन तोड़ो अभियान की भी शुरुआत केरल में ही की गई थी। और जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला केरल देश का पहला राज्य भी बना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की गई है, तो भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की गई है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। और ये क्यों किया जा रहा है, तो कोविड-19 का जो संक्रमण बढ़ रहा है तो उसी को रोकने के लिए ये कॉन्टैक्टलेस, एकदम ये कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग है और इसकी शुरुआत की गई है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। अब इसका मतलब ये है, जैसे कि हम लोग टोल प्लाजा पर जाते हैं तो टोल प्लाजा पर जो शीशा होता है, शीशे पे फास्टैग कार्ड लगा रहता है, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली जो भी टोल टैक्स होता है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। तो वैसी ही सुविधा यहाँ स्थापित की गई है कि आपके लिए अगर कार पार्क करनी हो तो आप वहाँ पर जाके अपनी कार पार्क कर चले आएँ, और उस पर भी एक फास्टैग जैसा एक सिस्टम लगा रहेगा। और तो उसी फास्टैग से आपका जो भी पार्किंग चार्ज होगा वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। वहाँ पर कोई भी पार्क चार्ज लेने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। तो यही एकदम कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग है जिसकी शुरुआत की गई है अभी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एपीस्टार-6D नामक दूरसंचार उपग्रह को लॉन्च किया है, तो एपीस्टार-6D नाम से एक दूरसंचार उपग्रह को लॉन्च किया है चीन ने। ये एक टेलीकम्युनिकेशन एक सैटेलाइट है जिसके लिए लॉन्च किया है चीन ने, और इसका नाम क्या है, तो एपीस्टार-6D। और इसके लिए लॉन्ग मार्च 6B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। बात करें अगर चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग में, मुद्रा है रेनमिनबी या फिर युआन, और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। वहीं बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ई कचरा के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था, तो वो चाइना ही शीर्ष पर रहा है। मतलब कि ई कचरे के उत्पादन करने में जो शीर्ष पर देश देश कौन रहा है, तो वो रहा है चीन। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो सैटेलाइट मतलब कि उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो 2020 में कोरोना वायरस महामारी के चलते ये चाइना का 18वां सैटेलाइट परीक्षण है। मतलब कि 18 है जहाँ पे संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है, और जो कि चाइना की ही एक देन है कोरोना वायरस। और इसके चलते भी चीन ने अपने 18 उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है। तो ये 18वां उपग्रह लॉन्च किया है एपीस्टार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के किस नाम से निर्देश जारी किए हैं, तो अभी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इन्हीं दिशा निर्देशों को जो जारी किया है इनका एक नाम दिया गया है, और इन दिशा निर्देशों का नाम है प्रज्ञाता। तो प्रज्ञाता नाम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो लॉकडाउन के कारण जो शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई है। तो लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए जो छात्र हैं, तो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा से रूबरू तथा उनके लिए ऑनलाइन जो शिक्षा चलाई जा रही है तो उसी को बढ़ावा देने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनका नाम है प्रज्ञाता। बात करें यहाँ प्रज्ञाता में जो भी वर्ड है उसकी अलग अलग एक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरा नाम याद करके चलना। प्रज्ञाता है और किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और किसके लिए, तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। वहीं बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो पी से प्लान है, आर से रिव्यू है, ए से अरेंज है, जी से गाइड है, वाई से यॉक का मतलब होता है टास्क, ए से असाइन है, टी से ट्रैक है, और ए से
एप्रिसिएट है। और बात करें केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है, तो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केर पूजा पुनः शुरू हुई है। तो ये केर पूजा जो कि सदियों से, कुछ समय से भी ये बंद कर दी गई थी त्रिपुरा राज्य में, अब इसके लिए दोबारा से शुरुआत की गई है और ये त्रिपुरा राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। बात करें ये जो केर पूजा, तो ये केर पूजा कौन मनाते हैं, तो त्रिपुरा राज्य के जो शाही परिवार हैं तो उनके द्वारा ये केर पूजा मनाई जाती है। और इसमें जो केर ये शब्द है, तो ये शाही परिवारों के प्रमुख वास्तु देवता हैं, तो इन्हीं देवता की पूजा की जाती है, तो इसी का नाम है केर पूजा। और ये कहाँ पे शुरू हुई है, तो ये त्रिपुरा में शुरू की गई है। बात करें त्रिपुरा की, तो राजधानी अगरतला में है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस और चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाईकोर्ट ये हैं अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। तो ये ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने। तो ये ओपन स्काई एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है, तो इस एग्रीमेंट पर अगर भारत और यूएई दोनों देश अगर साइन कर देते हैं, तो उसके बाद दोनों देशों के मध्य बिना परमिशन के अनलिमिटेड फ़्लाइट का परिचालन किया जा सकता है। फ़्लाइट अब भी चल रही हैं, लेकिन एक निश्चित तादाद में चल रही हैं। जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा दोनों देशों के द्वारा, तो उन दोनों देशों के मध्य परमिशन के बिना ही वो दोनों देश एक दूसरे के देश में अनलिमिटेड फ़्लाइट का परिचालन कर सकते हैं। तो यही है ओपन स्काई एग्रीमेंट। ये ओपन स्काई ट्रीटी नहीं है, ये है ओपन स्काई एग्रीमेंट। वो ओपन स्काई ट्रीटी वो अलग है, जिससे कि अमेरिका ने अभी अलग होने की घोषणा की है। ये है ओपन स्काई एग्रीमेंट। बात करें अगर संयुक्त अरब अमीरात की, तो राजधानी अबू धाबी में है, मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति हैं यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो 15वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षित यात्रा के लिए किस नाम से एक नए कोच का निर्माण किया जा रहा है। तो भारतीय रेलवे द्वारा जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसी से सुरक्षित यात्रा के लिए एक नए कोचों का निर्माण किया जा रहा है और इनका नाम दिया जाएगा पोस्ट कोविड कोच। तो पोस्ट कोविड कोच नाम से इन कोचों का निर्माण किया जा रहा है। बात करें इस कोच की, तो इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो इंडियन रेलवे तो कर रहा है, लेकिन भारतीय रेल का जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, जो कि पंजाब में स्थित है, उसके द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है। और इनका निर्माण क्यों किया जा रहा है, तो कोविड-19 का जो बढ़ता संक्रमण है, तो उसी को देखते हुए ये जो कोच बनाए जा रहे हैं, इसमें विशेष प्रकार की फैसिलिटी तथा विशेष प्रकार की एक एडवांस टेक्नोलॉजी से ये लैस हैं ये कोच। मतलब कि ये कुछ ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसमें कोरोना वायरस होने का कोई भी डर नहीं रहेगा। तो ऐसी विशेष तकनीकी और विशेष सुविधाएं इसमें दी गई हैं। बात करें अगर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की, तो ये भी चर्चा में रहा था। तो ये चर्चा में क्यों रहा था, तो जो जीवन नाम से जो भी वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं, उनका निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ही कर रहा है। बात करें रेल मंत्री की, तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो ये हैं पीयूष गोयल और रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन की सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में 69 करोड़ आबादी भूख से प्रभावित हुई है। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020। तो और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2019 में जो 69 करोड़ आबादी है वो भूख से प्रभावित हुई है। जो ये 69 जो आबादी है वो वैश्विक आबादी का लगभग 8.9% है। और ये रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने। बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र की, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस। और संयुक्त राष्ट्र में कुछ अभी नियुक्तियाँ भी हुई थी, तो मैंने यहीं लिखती हैं कि जिनेवा में स्थित, मतलब कि जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं इंद्रमणि पांडे। वहीं न्यूयॉर्क स्थित जो भी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, तो उनके लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है TS तिरुमूर्ति। वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र में अभी नीति अधिकारी नियुक्त की गई हैं। इनका नाम है वैशाली मोहंती। बात करते हैं कल के क्वेश्चन को, तो कल आपसे पहला क्वेश्चन था, शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस किसने विकसित किया था। इसका आंसर था IIT कानपुर। दूसरा था बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं, तो ये बने हैं विक्रम दुरईस्वामी। तीसरा क्वेश्चन पूछा था ताइवान में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे, तो इनका नाम है गौरंग लाल दास। चौथा क्वेश्चन था बान कर्मल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये हैं केशवन, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। पाँचवा क्वेश्चन था पाल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम है EK पलानीस्वामी। छठा क्वेश्चन पूछा था फाइनेंसिंग ईयर जो 2019-20 है, इसमें भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन रहा है, तो इसका आंसर था
अमेरिका। सातवां क्वेश्चन था बीसीसीआई के अभी अंतिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है हेमांग अमीन। और आठवां क्वेश्चन था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष राज्य कौन रहा है, तो इसका आंसर था मध्य प्रदेश। आज से आपके लिए पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बताना है भारत का पहला केबल रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बताना है ट्रैफिक पेनाल्टी के लिए झारखंड राज्य द्वारा किस बैंक के साथ समझौता किया गया है। चौथा क्वेश्चन बताना है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है। छठा क्वेश्चन बताना है USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से कौन दो लोग सम्मानित हुए हैं। सातवां क्वेश्चन बताना है डिजिटल चौपाल का आयोजन किस बैंक के द्वारा किया गया है। आठवां क्वेश्चन है गूगल द्वारा रिलायंस जियो कंपनी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी गई है। और नौवां क्वेश्चन बताना है कौन सा देश पहली बार वार्षिक नौसैनिक जो अभ्यास है जिसका नाम है मालाबार इसमें शामिल होगा, और उस देश के लिए भारत द्वारा आमंत्रण भी मिला है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।